नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अवनीश्वर पाठशाला में। बच्चों, बात करेंगे आज हमारी हिस्ट्री की फ़र्स्ट क्लास है। स्टार्टिंग से हिस्ट्री को हम लोग करेंगे, ठीक है। जितना भी मैं हिस्ट्री में आपको करा रहा हूँ, इससे ज़्यादा किसी भी एग्ज़ाम में आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये प्रॉपर नोट्स हैं, इन चीज़ों को बहुत ही मेहनत से तैयार किया गया है। आप सभी से जब आप इसको प्रॉपर वॉच करेंगे, एक-एक चीज़ का अगर आप राइट डाउन भी करके देखेंगे, तो आपको हर एक चीज़ में क्वालिटी नज़र आएगी। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग बात करते हैं आज की क्लास में। जो हम लोग बात करेंगे वो क्या बात होगी, देखिए ज़रा साथियों। जो हमारे पास में प्राचीन भारत है, प्राचीन भारत के जो का इतिहास है, उसका ये जो स्रोत है, ये कहाँ से शुरू हुआ, इसके बारे में अगर हम लोग बात करने जा रहे हैं, तो प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत में सबसे पहले अगर देखा जाए तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। सबसे पहला पार्ट है पुरातात्विक स्रोत, दूसरा पार्ट है साहित्यिक स्रोत और तीसरा पार्ट है विदेशी यात्राओं के विवरण। यानी प्राचीन इतिहास के स्रोत में आपको 3 तरीके से चीज़ों को बताया जाएगा, जिसमें आपके पुरातात्विक स्रोत होंगे, साहित्यिक स्रोत होंगे, विदेशी यात्राओं के विवरण होंगे। अच्छा, इनको और भी 2 तरीके से डिवाइड कर दिया गया। जैसे जैसे ये आप जो देख पा रहे हैं, ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये वाला पोर्शन जो है, ये आप इसको अगर देख पाएँ तो ये धार्मिक स्रोत और लौकिक साहित्य में भी इसको डिवाइड कर दिया गया है, पुरातात्विक स्रोत को। अच्छा, है क्या पुरातात्विक स्रोत की अगर हम लोग बात करें, तो इसमें सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा अभिलेख को। किसमें देखना पड़ेगा? अभिलेख को। अभिलेख क्या है, इसके बारे में जानते हैं। जो पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत जो हैं वो अभिलेख ही हैं। अभिलेख पाषाण शिलाओं में हैं, स्तंभों में हैं, ताम्रपत्रों में हैं, दीवारों में हैं, मुद्राओं पर लिखे हुए हैं। अभिलेखों के अध्ययन को, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा कि जो अभिलेखों का जो अध्ययन होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एपिग्राफी उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? एपिग्राफी बोलते हैं। सर्वाधिक प्राचीन जो अभिलेख हैं वो मध्य एशिया के 1400 ईसा पूर्व में बोध गज कोई अभिलेख नामक स्थान से मिले हुए हैं। इसमें क्या है? इसमें इंद्र हो गया, मित्र हो गया, वरुण हो गया, नासत्य हो गया, देवताओं के नाम मिलते हैं। जबकि भारत के सबसे प्राचीन अभिलेख जो हैं वो अशोक के हैं। ये बड़ी बात, बड़ी ध्यान रखने वाली है। भारत के सबसे प्राचीन अभिलेख जो हैं वो अशोक के हैं, जो कि लगभग 300 ईसा पूर्व के लगभग के माने जाते हैं। भारतीय पुरातत्व विभाग के जो जनक हैं, ये सबसे एक अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, कई बार एग्जाम में भी देखने को मिला है। भारतीय पुरातत्व विभाग के जो जनक हैं वो सर अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है, तथा भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख जो है हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। अब दूसरी बात समझेंगे, ये भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। यवन राजदूत जो होते हैं, हेलिओडोरस का या फिर का वेशन नगर जो है, जिसको विदिशा भी बोलते हैं, से गरुड़ स्तंभ लेख प्राप्त होता है, जिसमें मध्य भारत के भागवत धर्म का विकसित होने का प्रमाण मिला है। यानी जो आपके जो गरुड़ स्तंभ है, उसमें आपको ये बताया गया कि मध्य भारत में भागवत धर्म भी विकसित था, इस बारे में बताया गया। दुर्भिक्ष शब्द का जो सर्वप्रथम उल्लेख है वो सोहगौरा अभिलेख में मिलता है। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ एग्ज़ाम्स में थोड़ा अच्छा लेवल का जो एग्ज़ाम है वहाँ पर ये देखने को मिला। मध्य प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है एरड़, वहाँ से 12 भगवान के हूणराज तोरमाड़ का लेख अंकित है, और वहीं से सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य मिला हुआ है। अब इसके बारे में आगे बात करते हैं। नेक्स्ट आगे बात करेंगे क्या कि रेशम बुनकर की सीढ़ियों की जानकारी भी मंदसौर अभिलेख से मिलती है। डॉक्टर D.R. भंडारकर ने अभिलेखों के अध्ययन के आधार पर मौर्य शासक अशोक का इतिहास लिखा हुआ है। प्राचीन भारत के राजाओं की प्रशंसा से रचित जो शिलालेख है उसको हम लोग प्रशस्त्र बोलते हैं। अच्छा, अब ये कुछ इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण अभिलेख हैं, जैसे हाथी गुम्फा वाला है, ये बहुत पूछा गया है। तो राजा जो कलिंग राजा था खारवेल, उस शासक उस समय का है ये। और दूसरा जो है वो जूनागढ़ का है। ये रुद्रदमन जो था, जिन्होंने सुदर्शन झील के बारे में जानकारी जिसमें मिलती है, ये वह अभिलेख है। फिर तीसरा है आपका नासिक अभिलेख, जिसमें गौतमीपुत्र, सातकर्णी तथा 7 वाहनों की उपलब्धियों के बारे में बताया गया है।
नेक्स्ट है आपका प्रयाग स्तंभ अभिलेख, जिसमें समुद्रगुप्त की जानकारी है। फिर है नेक्स्ट आपका ऐहोल अभिलेख, जिसमें पुलकेशन द्वितीय है। फिर है मंदसौर अभिलेख, जिसमें मालवा नरेश यशोवर्मन रेशम बुनकर की सीढ़ियों की जानकारी है। जो ग्वालियर अभिलेख है उसमें गुर्जर प्रतिहार वंश का इतिहास है। जो जूनागढ़ अभिलेख है उसमें स्कंदगुप्त का इतिहास है। जो देवपाड़ा अभिलेख है उसमें बंगाल शासक विजय सेन के बारे में बताया गया। जो बौसखेड़ा और मधुबल अभिलेख है उसमें हर्षवर्धन की उपलब्धियों के बारे में बताया गया। बालाघाट एवं काले लेख जो हैं वो सातवाहनों की उपलब्धियों को बताते हैं। ठीक है। अयोध्या अभिलेख में शुंगों की उपलब्धियां हैं। और आपके पास जो भरहुत अभिलेख है उसमें शुंगरेन शब्द खुदे होने के शुंगों के द्वारा निर्मित है। एरड़ अभिलेख ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, भानुगुप्त, और इसमें सती प्रथा का वर्णन बताया गया। फिर इसके बाद में जब बात करते हैं तो हमारे पास में जो नेक्स्ट पॉइंट आता है सिक्कों के बारे में आता है। सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहते हैं, ये एक ज़रूरी बात है। पुराने सिक्के तांबा हो गया, चांदी हो गया, सोना हो गया, सीसा हो गया, धातु के बनते थे, जबकि प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के भी कहा जाता था। इसी को साहित्य में कारसापड़ भी कहा जाता है। सर्वप्रथम सिक्कों को पर यवन शासकों ने लिखने का कार्य किया था। कनिष्क के जो सिक्के थे उन्होंने बौद्ध धर्म का अनुयायी होने का प्रमाण बताया। इंडो यूनानी तथा इंडो सीथियन शासकों के इतिहास के प्रमुख स्रोत जो हैं वो सिक्के हैं। आरंभिक सिक्के अधिकतर चांदी के होते थे, जबकि तांबे के सिक्के बहुत कम थे। ये सिक्के पंचमार्क सिक्के कहे जाते थे। रोमन सिक्के को जो है अरेकमेडू से प्राप्त हुए, जो पांडिचेरी के पास है। उत्तर भारतीय मंदिरों की जो कला शैली है उसको नागर शैली कहा जाता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। उत्तर भारतीय मंदिरों की जो कला है उसको नागर शैली कहा जाता है। दक्षिण भारतीय मंदिरों की कला जो है उसको द्राविड़ शैली। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। पहला जो पॉइंट है, उत्तर भारत के मंदिरों की जो कला है उसको नागर शैली, और दक्षिण भारत के मंदिरों की जो कला है उसको द्राविड़ शैली कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? द्राविड़ शैली कहा जाता है। जबकि दक्षिणायन के वे मंदिर जिसमें नागर एवं द्राविड़ दोनों शैलियों का उपयोग हुआ है उनको हम लोग कहते हैं वेशर शैली। क्या बोलते हैं उसको? वेशर शैली बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, साधारण कुषाण काल जो हो गया, गुप्त काल हो गया, गुप्तोत्तर काल जो हो गया में जो मूर्तियां बनाई गई थीं, जनसाधारण की धार्मिक आस्थाओं और मूर्ति कला का ज्ञान उनसे देखने को मिलता है। भरहूत हो गया, बोधगया हो गया, सांची हो गया, और अमरावती की मूर्ति कला में जन सामान्य के जीवन की झांकी देखने को मिलती है। अजंता की गुफा में उत्कीर्ण माता और शिशु तथा मरणासन राजकुमारी जैसे चित्रों की जो शाश्वतता है सर्वकालिक है, जिसमें गुप्तकालीन कलात्मक और तत्कालीन जीवन की झलक समझ में आती है। इसके बाद में जब आप साहित्यिक स्रोत की तरफ आगे बढ़ेंगे तो उसमें सबसे पहला पॉइंट रहेगा वैदिक साहित्य। इसके अंतर्गत क्या है कि धर्म हो गए, पुराण हो गए, महाकाव्य हो गए, स्मृति आदि हैं। सबसे प्राचीन जो ग्रंथ है उसका वो वेद का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान, यानी सब शुरुआत ही कहाँ से हुई? वेदों से ही हुई। हर चीज़ वेदों से ही संबंधित है। तो इसमें क्या है, श्रावण परंपरा में सुरक्षित होने के कारण इसे श्रुति भी कहा जाता है। वेदों के संकलनकर्ता जो हैं महर्षि कृष्ण या द्वापयन वेद व्यास को माना जाता है। वेद कुल मिलाकर के आपके पास 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे पहला जो वेद है वो ऋग्वेद है, जिसमें ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ यही माना गया है। ऋग का अर्थ है छन्नों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ऋग का अर्थ है छन्नों तथा चरणों से मुक्त यंत्र। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को हम लोग ऋग्वेद कहते हैं। इसमें ये इम्पोर्टेंट है 10 मंडल हैं। इसमें कितने? 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,462 ऋचाएँ हैं। उसके बाद अगर आप बात करते हैं तो वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि जो थे उनको हम लोग होत्र कहते हैं। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसमें 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख किया गया है।
बाद में जोड़े गए 10वें मंडल में पहली बार शूद्रों का उल्लेख किया गया, जिसमें पुरुष सूक्त कहा गया है, जिसके अनुसार 4 वर्ड हैं जिनका आजकल बहुत बवाल कटा रहता है। 4 वर्ड जो हैं वो यहीं से शुरुआत हुई, जैसे कौन कौन से, एक ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया, वैश्य हो गया, शूद्र हो गया। इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं मंत्रों की रचना की गई। वामना अवतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत जो है वो ऋग्वेद है। यूनेस्को ने भी 30 पांडुलिपियों को 2007 में मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया। यजुर्वेद का अर्थ क्या है? यजुर्वेद की बात करें, यजुर्वेद का अर्थ है यज्ञ। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। वैदिक मंत्रों के संग्रह यजुर्वेद में बताए गए हैं। यह वैदिक अनुष्ठान से संबंधित है। यजुर्वेद में के मंत्रों का उच्चारण करने वाला जो पुरोहित होता है उसको अध्वर्य कहलाता है। एक ऐसा वेद है, यह मात्र एक ऐसा वेद है जो गद्य व पद दोनों शैलियों में बताया जाता है। यजुर्वेद में ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो कर्मकांड से रिलेटेड हैं। इसके 2 भाग हैं। एक पहला भाग जो है वो है कृष्ण यजुर्वेद, दूसरा भाग जो है वो शुक्ल यजुर्वेद है। सामवेद की अगर हम लोग बात करें तो सामवेद का जो शाब्दिक अर्थ है वो है ज्ञान, ज्ञान और संगीत। सामवेद का जो शाब्दिक अर्थ क्या है? ज्ञान है उसका अर्थ, और संगीत है। इसमें यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों और उनको गाने वाले को उद्गाता कहते हैं। इसे भारतीय संगीत का भी जनक कहा जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन ये पूछेगा कि भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है, तो उसका आंसर होगा सामवेद। उसका क्या आंसर होगा? उसका आंसर होगा सामवेद को हम लोग कहते हैं भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। सामवेद में कुल 1875 मंत्र हैं। 75 से अतिरिक्त जो शेष हैं ज़्यादा हैं जो वो ऋग्वेद से लिए गए हैं। अवेद जो है वो गंधर्व वेद इसकी प्रमुख शाखाएं जैसे कौथुमी, जैमिनी और रड़ायनी हैं। अथर्ववेद की हम लोग बात करते हैं। अगर अथर्ववेद की बात करें तो अथर्वा नामक ऋषि ने इसके प्रथम दृष्टा हैं। इन्हीं के नाम पर अथर्ववेद को कहा गया है। इसके द्वारा इसके दूसरे जो दृष्टा हैं, रचयिता यानी जो हैं, वो आंग्रिस ऋषि थे। अथर्वगिरिस वेद भी इनको कहा जाता है। इसे वैशस वेद भी कहा जाता है। इस वेद में सर्वप्रथम सती प्रथा का उल्लेख किया गया। इसी वेद में सर्वप्रथम किसका उल्लेख किया गया? सती प्रथा का उल्लेख किया गया। ये एक अच्छा क्वेश्चन हो सकता है कि किस वेद में सर्वप्रथम सती प्रथा का उल्लेख किया गया, तो उसका आंसर होगा अथर्ववेद। उसका क्या आंसर होगा? अथर्ववेद उसका आंसर होगा। इसकी रचना सबसे अंत में हुई। इसमें 20 कांड हैं, 731 सूक्त हैं और 5987 मंत्र हैं। इसमें लगभग 1200 मंत्र जो हैं वो ऋग्वेद से लिए गए हैं। अब बात करते हैं, यह भौतिकी वेद है। इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों, अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। इसमें जादू, टोना, टोटका इसकी भी बारे में बताया गया है। इस वेद में आर्य एवं अनार्य सभ्यता एवं संस्कृति का प्रभाव दिखाई पड़ता है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। पृथ्वी सूक्त जो अथर्ववेद की प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, ये आप बड़े ध्यान से समझेंगे कि चारों वेदों के एक एक उपवेद हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि चारों वेदों के एक एक उपवेद हैं। ऋग्वेद का उपवेद जो है वो है आयुर्वेद, जो हम लोग देखते हैं। आयुर्वेद बड़ा चर्चा में रहता है। सामवेद का उपवेद जो है वो है गंधर्व वेद। यजुर्वेद का उपवेद जो है वो है धनुर्वेद और अथर्ववेद का उपवेद जो है वो है अर्थशास्त्र। तो इसमें सबसे ज़्यादा 2 इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। एक तो कि ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है, तो ऋग्वेद का जो उपवेद है वो है आयुर्वेद और अथर्ववेद का जो उपवेद है वो है अर्थशास्त्र। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप इसको राइट डाउन कर लेना। इसके बाद ब्राह्मण साहित्य की अगर हम लोग बात करें तो इनकी रचना वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने हेतु सरल गद्य में की गई थी। ब्रह्म का अर्थ है यज्ञ, अतः ज्ञान के विषयों का प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ ब्राह्मण कहलाते हैं।
शतपथ ब्राह्मण में गांधार, सल, कैकेय, कुरु, पांचाल, कौशल, विदेह राजाओं का नाम उल्लेखित है। इसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ में अगर हम लोग देखें तो ऋग्वेद है, उसका उपनिषद दिया गया है। उपवेद आयुर्वेद है, ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में बताया गया है। ऐतरेय एवं कौशितकी ब्राह्मण। यजुर्वेद की उपनिषद आपके पास कंठ हैं, ईश है, तैतरेय है, मैत्राणी है। उपवेद इसका धनुर्वेद है, शतपथ है, तैतरीय ब्राह्मण इसका ब्राह्मण ग्रंथ है। अगर आप सामवेद की बात करेंगे तो जैसे छांदोग्य हो गया, केन हो गया, गंधर्ववेद हो गया, षड्विंश ब्राह्मण, इसके ताड़ ब्राह्मण भी इनको ये ब्राह्मण ग्रंथ से लिया गया है। अथर्ववेद की अगर हम लोग बात करें तो मुंडक, प्रश्न, मंडूकी इसके उपनिषद हैं। उपवेद उसका शिल्पवेद है और ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो इसका गोपथ ब्राह्मण है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। आरण्यक साहित्य की अगर हम लोग बात करेंगे तो इनकी रचना जंगल, मतलब अरण्य का मतलब अगर बेसिक देखा जाए तो जंगल से ही होता है। तो इसमें क्या हुआ है कि जंगल में पढ़ाए जाने के कारण इसे आरण्यक कहा गया। यह ब्राह्मण ग्रंथ का अंतिम भाग है। इसमें दार्शनिक एवं रहस्यात्मक ज्ञान के बारे में बताया गया। इसके आरण्यक कुल 7 हैं, जैसे कि 7 जो आरण्यक हैं वो कौन कौन से हैं? ऐतरेय हो गया, सांख्यान हो गया, तैत्तिरीय हो गया, मैत्राणी हो गया, माध्यनिन्द हो गया, तत्वकार हो गया, छांदोग्य हो गया। ये आपके आरण्यक साहित्य कुल मिलाकर के 7 हैं। अब एक काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट आएगा कि उपनिषद कितने हैं। तो उपनिषद जो हैं वो हमारे पास 108 हैं। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है कि उप मतलब होता है समीप, और नि मतलब निष्ठापूर्वक, और सद मतलब बैठना, यानी निष्ठापूर्वक समीप बैठना ही उपनिषद है। अर्थात यह एक दार्शनिक और रहस्यात्मक ज्ञान के लिए है। गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठना ही आपका उपनिषद कहलाता है। इसे वेदांत भी कहा गया है क्योंकि यह वेदों का अंतिम भाग है। इसका संबंध दर्शन शास्त्र से है। उपनिषद मुख्यतः ज्ञान मार्गी रचनाएं हैं। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हो सकता है कि जो उपनिषद है वो एक ज्ञान मार्गी रचना है। 12 उपनिषद आपको इस प्रकार से बताए गए हैं: ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छांदोग्य, श्वेताश्वतर, कौशितकी और बृहदारण्यक जो है ये आपके उपनिषद 12 बताए गए हैं। शंकराचार्य ने आरंभिक 10 उपनिषदों का भाष्य लिखा है। कठोपनिषद में यम व नचिकेता का संवाद है और छांदोग्य उपनिषद में बौद्ध धर्म का पंचशील सिद्धांत व श्री कृष्ण का प्राचीनतम उल्लेख है। अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य जो है, जिसको काफ़ी हम लोग पॉपुलर है, उसको बड़ा हम लोगों हर जगह इसको कॉपी पेस्ट किया जाता है, मतलब कई लोगों ने इसे शिक्षा भी ली है। तो भारत का जो राष्ट्रीय वाक्य है वो है सत्यमेव जयते, जो कि मुंडको उपनिषद से लिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है, जाबलोपनिषद के 4 आश्रमों व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। ऐतरेय उपनिषद में बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग का उल्लेख है और बृहदारण्यक उपनिषद में अहम ब्रह्मास्मि, ये बहुत इंपॉर्टेंट शानदार पॉइंट हो सकता है। ये वाला जो पॉइंट है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट हो सकता है कि बृहदारण्यक उपनिषद में अहम ब्रह्मास्मि पुनर्जन्म का सिद्धांत एवं याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का वर्णन है। अब इसके आगे बात करते हैं। अगर हम इसके आगे बात करते हैं तो जो वेदांग हैं, वैदिक साहित्य को समझने के लिए वेदांग की रचना की गई और ये कुल मिलाकर के 6 हैं, जिसमें आपके पास में शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, निरुक्ति है, छंद है, निरुक्ति है और छंद है। इसके बाद हम लोग अगर बात करते हैं और फिर एक रह गया है ज्योतिष, और है ज्योतिष आपका एक और है, ठीक है। और ठीक है, अब इसके आगे हम लोग देखेंगे तो अब हम एक पॉइंट आता है सूत्र। वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का आयोजन किया गया। ऐसे सूत्र जिनमें विधि नियमों का प्रतिपादन किया जाता है कल्प सूत्र कहलाते हैं। कल्प सूत्र के 3 भाग हैं, एक तो स्रोत सूत्र होता है, एक ग्रह सूत्र होता है। ग्रह सूत्र जो है लौकिक एवं परलौकिक कर्तव्यों का विवेचन है, और इसके बाद में आपका धर्म सूत्र होता है। इसके बाद में आपका क्या होता है? धर्म सूत्र होता है। धर्म सूत्र में सामाजिक है, धार्मिक है, राजनीतिक कर्तव्यों के बारे में बताया गया। प्रमुख सूत्रकारों में गौतम, बौधायन, आपस्तम्भ, वशिष्ठ आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखित हैं। गौतम धर्म सूत्र जो है वो सबसे प्राचीन है, सबसे पुराना है।
पुराण की बात करते हैं तो पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन आख्यान होता है। पुराणों की संख्या 18 है, ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। पुराणों की संख्या जो है वो 18 है। पुराणों की रचना लोमहर्ष एवं उग्र श्रवा ने की थी। 5वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पुराण ग्रंथ अस्तित्व में आ चुके थे। अमरकोश में पुराणों के 5 विषय बताए गए हैं, जिनमें ब्रह्म हो गया, वायु हो गया, विष्णु हो गया, मार्कंडेय हो गया, भागवत और मत्स्य जो हैं वो सबसे प्राचीन पुराण हैं। वायु पुराण, गुप्त वंश, विष्णु पुराण, मौर्य वंश और मत्स्य पुराण सातवाहन वंश से संबंधित हैं। मत्स्य, वायु, विष्णु, भागवत, ब्रह्म पुराणों में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। आगे बात करते हैं सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफ़ी महत्व माना जाता है। ये एक अच्छा पॉइंट है। सामाजिक दृष्टि से और सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफ़ी महत्व है, जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी बातें भी बताई गई हैं। सर्वप्रथम पार्जिटर ने पुराणों के ऐतिहासिक महत्व को बताया था। पुराण संबंधित वंश में आपको मैंने ये बता दिया है। वेद, उपनिषद, पुराण, धर्मसूत्र संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। वैदिक भजनों एवं मंत्रों के संग्रह को संहिता कहते हैं। ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो स्मृति साहित्य में सबसे पहला पॉइंट जो है वो मनुस्मृति का सबसे प्राचीनतम स्मृति है। शुंग एवं सातवाहन वंश की जानकारी जो है वो जर्मन दार्शनिक नीत्शे कहता है कि बाइबिल को जला दो और मनुस्मृति को अपनाओ, ऐसा कहा है जर्मन दार्शनिक नीत्शे ने। टीकाकार में आपका भारूची हो गया, मेधातिथि हो गया, गोविंदराज हो गया, कुलूक भट्ट हो गया। याज्ञवल्क्य स्मृति में टीकाकार विश्वरूप, विज्ञानेश्वर, अपराक हो गया। नारद स्मृति दासों की मुक्ति का उल्लेख इसमें किया गया है। कात्यायन इसमें आर्थिक गतिविधियों को बताया गया है। बौद्ध साहित्य की बात करें, सबसे प्राचीन जो है वो बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक है। यह पाली भाषा में रचित है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। त्रिपिटक जो है उसमें आपके विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक बताए गए हैं। बुद्ध की शिक्षाओं को संकलित कर इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। इन त्रिपिटक रचना बुद्ध के निर्वाण प्राप्त करने के बाद हुई। बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं को जातक कहा गया है। निकायों में बौद्ध धर्म के सिद्धांत व कहानियों का संग्रह है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ जो है वो कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र है और उनसे संबंधित कहानियाँ हैं। जैन साहित्य की अगर हम लोग बात करें, जैन साहित्य को आगम सिद्धांत कहा जाता है। यह प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। जैन आगमों में 12 अंग हैं, जिसमें 12 अंग और 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, अनुयोग सूत्र एवं नंदी सूत्र की गणना की जाती है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास जो है वो कल्पसूत्र से ज्ञात होता है, जिसकी रचना भद्रबाहु ने की थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भगवती सूत्र में महावीर के जीवन शैलियों पर प्रकाश डाला गया है। जैन धर्म में सबसे महत्वपूर्ण जो है हेमचंद्रकृत जो है परिशिष्ट पर्वन है, जिसकी रचना 12वीं शताब्दी में आपकी हुई थी। ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग लौकिक साहित्य की अगर हम लोग बात करते हैं तो ऐतिहासिक रचनाओं में सर्वप्रथम उल्लेख जो है वो अर्थशास्त्र का किया गया है। मतलब जो ऐतिहासिक रचनाएं हैं उसमें सबसे पहले अर्थशास्त्र का उल्लेख किया गया। अर्थशास्त्र भारत का पहला राजनीतिक ग्रंथ है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है और इसकी रचना कौटिल्य ने की, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये मौर्यकालीन इतिहास व राजनीति के ज्ञान के लिए अर्थशास्त्र का निर्माण किया गया। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक रचनाओं में सर्वाधिक महत्व जो है वो कश्मीरी कवि जो हैं कल्हड़, जिन्होंने राज तरंगड़ी की रचना की है। इसमें 8 सर्ग हैं, जिसे तरंग कहा जाता है। इसमें कश्मीर के शासकों का वर्णन है। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं की क्रमबद्ध इतिहास लिखने का यह प्रथम प्रयास किया गया है। इसके बाद में अगर हम लोग बात करें, एक ज्योतिष ग्रंथ है जिसका नाम है गार्गी संहिता। इसमें भारत पर होने वाले यमन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। फिर इसके बाद अष्टाध्यायी व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। अष्टाध्यायी जो है वो व्याकरण की प्रथम पुस्तक है और जिसे पाणिनि ने लिखा है। इसमें पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ है। इसमें मौर्य से पूर्व का इतिहास तथा मौर्य काल के राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त हुई है। 13वीं शताब्दी के आरंभ में अरब लोगों ने अरबी में सिंध का इतिहास लिखा, जिसमें फारसी अनुवाद चचनामा नामक पुस्तक में है। विदेशी यात्राओं के विवरण के बारे में अब हम लोग बात करेंगे, ये लास्ट पॉइंट होगा इसका। भारत में आने वाली विदेशी यात्राओं एवं लेखकों के विवरण में हमें भारतीय इतिहास को जानने की सहायता मिली।
जिसमें अनेक यूनानी, रोमन, अरबी, चीनी यात्री शामिल थे। रोमन लेखक भारतीय स्रोत में से हमें सिकंदर के आक्रमण की जानकारी नहीं मिल पाती है, इसलिए हमें यूनानी स्रोतों पर आश्रित होना पड़ता है। सिकंदर के समकालीन एक भारतीय राजा थे जिनका नाम था सैड्रो कोटस का नाम मिलता है, जो यूनानी लेखकों जैसे स्ट्रोबा व जस्टिन ने किया। एरियन तथा प्लूटार्क ने उसे एंडोकोटस तथा फिलाकर्स ने उसको सैंड्रोकोटस के नाम से भी उल्लेखित किया है। स्ट्रोबा और डियोडोरस, प्लिनी और एरियन नामक यूनानी विद्वान इसको क्लासिकल लेखक के रूप में भी जाने जाते हैं। जो टेशियस है यह एक ईरानी राजवैद्य था। हेरोडोटस, ये इम्पोर्टेंट है, इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। हेरोडोटस को क्या कहा जाता है? इतिहास का पिता कहा जाता है। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। हेरोडोटस जो हैं उनको हम लोग इतिहास का पिता कहते हैं। अपनी पुस्तक हिस्टोरिका 5वीं शताब्दी में उन्होंने जो लिखी, जिसको भारत और फारस का से संबंधित वर्णन किया गया है। एक दूसरा पॉइंट है टॉलमी, जो दूसरी शताब्दी में जिन्होंने भारत का भूगोल नाम की पुस्तक लिखी, जो जियोग्राफी पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी नामक पुस्तक लिखी है। बंदरगाहों का एवं व्यापारिक वस्तुओं का इसमें वर्णन किया गया है। इसके बाद में डायोनिशियस मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस के राजदूत के रूप में अशोक के दरबार में यह आया था। डाइमेकस जो है सीरियाई राजा एंटियोकस फर्स्ट के राजदूत के रूप में बिंदुसार के दरबार में आया था। मेगस्थनीस जो हैं वो सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में 14 वर्षों तक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा। उसकी पुस्तक ये सबसे फेमस पुस्तक है इंडिका, मौर्यकालीन समाज एवं संस्कृति के बारे में बताया है। एक प्लिनी थे, उनकी पुस्तक थी नेचुरल हिस्टोरिका, ये लैटिन भाषा में है। इसमें भारत और इटली के मध्य होने वाले व्यापार एवं वनस्पतियों खनिज का वर्णन किया गया है। चीनी लेखकों में अगर देखा जाए तो ज़्यादातर बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। फायान, यह एक गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के दरबार में भारत आया और 399 से 1414 तक ईस्वी तक उसने भारत के विभिन्न स्थानों का भ्रमण भी किया। उसने गुप्तकालीन सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक स्थिति का विवरण किया है। ह्वेनसांग जो हैं, ह्वेनसांग ने क्या किया है? ह्वेन 7वीं शताब्दी में हर्ष के शासनकाल में भारत आया, 16 वर्षों तक रहा। 6 वर्ष तक उसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। उसकी यात्रा विवरण जो है CU के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण है। हीली, इनके द्वारा भी ह्वेनसांग की जीवनी से संबंधित हर्षकालीन इतिहास का विवरण किया गया है। मातवान लेन हैं जो हर्ष के पूर्वी अभियान का इन्होंने वर्णन किया। इत सिंह जो हैं उन्होंने 7वीं शताब्दी के अंतर्गत भारत आने वाले चीनी यात्री ने जो नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय और अपने समय की भारत स्थिति का वर्णन किया है। फिर अरबी लेखक हैं अलबरूनी, उन्होंने 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी के साथ भारत आए। उन्होंने अपनी पुस्तक तहकीक हिंद जो है, किताब उल हिंद अर्थात भारत की खोज नाम से भी जानी जाती है, उसमें राजपूतकालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज पर प्रकाश डाला है। अलबरूनी महमूद द्वारा बंदी बनाया गया था, बाद में उसकी योग्यता से प्रभावित होकर उसे राज का ज्योतिषी बना दिया गया। यह है उज्बेकिस्तान का था। फिर उसके बाद में सुलेमान की अगर हम लोग बात करें, 9वीं शताब्दी में भारत आया। तत्कालीन प्रतिहार शासकों और पाल शासकों के विषय में उसने लिखा। अलमसूदी, ये 10वीं सदी में बगदादी यात्री अलमसूदी भारत में आया और यह राष्ट्रकूट व प्रतिहार शासकों की जानकारी देता है। इब्न बतूता, ये ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। इसने अपनी यात्रा वृत्तांत अरबी भाषा में लिखा, जिसे रेहला कहा जाता है। दिल्ली पहुंचने पर इससे प्रभावित होकर सुल्तान महमूद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का न्यायाधीश नियुक्त कर दिया था। अन्य भी लेखक हैं, तारानाथ हो गया, मार्को पोलो हो गया। मार्को पोलो ने क्या किया कि 13वीं शताब्दी के लास्ट में पांड्य देश की यात्रा पर आया था, उसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी भी है। प्राचीन भारत की अगर बात करें तो पिछले समय की घटनाओं की स्थिति जानकारी देने वाला जो शास्त्र है उसको हम लोग प्राचीन इतिहास उसको ही इतिहास कहते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास की जो सामग्री समझने योग्य है, जैसे वो किस तरीके से है, प्रागैतिहासिक काल है, ऐतिहासिक काल है और ऐतिहासिक काल है। इस जो पहला पॉइंट है जिसको हम लोग
प्रागैतिहासिक काल के नाम से जानेंगे। इस काल का पूर्णतः पुरातत्व साधनों पर यह निर्भर है। इस काल में मनुष्य के कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, इसलिए इसे प्रागैतिहासिक काल माना जाता है। दूसरा जो है आग ऐतिहासिक काल, इतिहास का ऐसा काल जिसके लिए लेखन कला के प्रमाण तो हैं लेकिन वो अपुष्ट हैं या फिर उनकी लिपि को समझना कठिन है। इस काल को हम लोग आग ऐतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। इस काल के इतिहास लेखन के लिए साहित्यिक एवं पुरातात्विक साधनों का प्रयोग किया गया। इस काल के अंतर्गत 2500 से ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य का काल आता है। इसके बाद ऐतिहासिक काल की बात करें, जिस काल के लिए लिखित सामग्री उपलब्ध है, जैसे जो ऐसा समय जिसमें लिखित सामग्री हमारे पास उपलब्ध हो गई थी, जिसमें मानव सब बन चुका था, उस काल को के अंतर्गत 600 ईसा पूर्व, इस 600 ईसा पूर्व के बाद का काल आता है। इसको हम लोग ऐतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। जो प्रागैतिहासिक काल है ये 2 शब्दों से बना है, प्राक प्रत इतिहास। प्रागैतिहासिक काल को प्रस्तर युग भी कहा जाता है तथा भारत में पाषाणकालीन सभ्यता की खोज सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में हुई, जब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जो विद्वान थे रॉबर्ट ब्रूस ने मद्रास से पूर्व पाषाणकालीन उपकरण यानी पत्थर की हाथ की कुल्हाड़ी प्राप्त की। तुरान मध्य एशिया में स्थित प्रागैतिहासिक मानव बस्ती ऐतिहासिक भौगोलिक क्षेत्र या संस्कृति को संदर्भित करता है। ब्रिटिश भूवैज्ञानिक जो हैं और पुरातत्विक रॉबर्ट ब्रूस फूट ने भारतीय संसाधन जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लिए भारत के इतिहास व पूर्व स्थानों का भूविज्ञान संबंधी सर्वेक्षण किया, जिन्हें भारत के इतिहास पूर्व अध्ययन का संस्थापक माना जाता है। विद्वानों का विचार है कि इस सभ्यता का उद्देश्य या इसका उदय और विकास जो है अति नूतन काल में हुआ। अब तक की जानकारी के अनुसार 400 करोड़ वर्ष पुरानी पृथ्वी की 4 अवस्थाओं में से चौथी और अंतिम अवस्था के 2 भाग हैं। पहला भाग है अति नूतन, दूसरा है होलोसीन। अति नूतन जो है 10 लाख वर्ष से 10,000 वर्ष पूर्व, और जो अद्यतन युग है उसको आज से 10,000 वर्ष पूर्व पहले का माना जाता है। मानव सभ्यता के इस प्रारंभिक काल को सुविधानुसार 3 भागों में बांट दिया गया। पहला काल जो है वो है पुरापाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल में हम लोग देखेंगे इसमें आखेटक व खाद्य संग्राहक के बारे में बताया गया है। इसको मध्य पाषाण काल में आखेटक व पशुपालक बताया गया है, और नवपाषाण काल जो है वो जो वर्तमान समय चल रहा है उसको लेकर के माना जाता है। पुरापाषाण काल जो है वो भारत में पुरापाषाण युगीन सभ्यता जो है वो हिम युग से हुई। पुरापाषाण काल के मानव के जीवन की जीविका का मुख्य आधार शिकार था, और शिकार ही इस काल में आदि मानव के मनोरंजन का भी साधन था। इसका प्रमाण जैसे कुल्हाड़ी हो गया, बिदारड़ी हो गया, घड़ासा हो गया का उपयोग देखने को मिला है। इसके कुछ अवशेष मिले हैं पंजाब के में की सोहन नदी घाटी से मिलते हैं, तथा उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी, राजस्थान के डीडवाना और नर्मदा नदी घाटी से प्राप्त होते हैं। कर्नाटक में स्थित हुनासागी से चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, डोलाराइट आदि पत्थरों से बने पुरापाषाणकालीन उपकरण मिले हुए हैं। भीमबेटका यानी जो मध्य प्रदेश की गुफाओं में तत्कालीन मनुष्यों के आवास के अवशेष मिले हैं, लेकिन तत्कालीन मानव आखेटक का जीवन जीता था तो स्थानीय निवास का अभाव था। मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी में स्थित हथनोरा गांव में 70,000 वर्ष पुरानी होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी के अवशेष मिले। यह 5 दिसंबर 1982 को अरुण सोनकिया ने प्राप्त किया। यहाँ से हाथी, घोड़ा, दरियाई घोड़ा, जंगली भैंसों के भी जीवाश्म मिले हैं। ये शिकार द्वारा जानवरों के मांस, फल, सब्जियां, कंदमूल पर जीवन व्यतीत करते थे। उच्च पुरापाषाण युग में ज्ञानी मानव यानी जिसको होमो सैपियंस बोलते हैं उसका प्रवेश हुआ। ठीक है दोस्तों, तो आज की इस क्लास में आप सभी ने प्राचीन भारत, ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, आग ऐतिहासिक काल और सभी इन पॉइंट को देखा। साहित्य के बारे में भी आपने देखा, लौकिक साहित्य के जैन साहित्य क्या था, बौद्ध साहित्य क्या था,
स्मृति साहित्य क्या था, ब्राह्मण साहित्य क्या था, इन सभी के मैंने एक एक करके आपको सारे पॉइंट्स क्लियर कराए हुए हैं। आप वीडियो को देख करके इससे प्रॉपर नोट्स भी तैयार कर सकते हैं, एक चीज़ को पॉइंट आउट कर सकते हैं, उसको जो आपको मेन पॉइंट समझ में आ सकते हैं पहले से ही मैंने ऑलरेडी उनको हाईलाइट करके रखा हुआ है। अगर आप चाहें तो वो भी कर सकते हैं, आप भी अलग से भी इसको राइट डाउन करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। धन्यवाद।